हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आई होप कि आप अपना रिजल्ट देख चुके हैं जो महाराष्ट्र में ऑल ओवर इम्पल्स बैच की तरफ से फ्री बायोलॉजी मॉक टेस्ट कराया गया था। उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया है और हमने टॉप 16 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए हैं जिनको इम्पल्स बैच का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आपको अभी भी अपने सीईटी की तैयारी करनी है और आप इम्पल्स बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज आप इम्पल्स बैच के वीडियो के नीचे उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, तो वो आपको सारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बारे में बता देंगे। जो स्टूडेंट्स टॉपर नहीं है पर जिनको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ये उनके लिए है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपका स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 परसेंटाइल। दो स्टूडेंट्स हर्षल और समर्थ, इनको 100 परसेंटाइल मिला था, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग सच गुड मार्क्स। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ये तो पता चल गया है, लेकिन किसी ना किसी ने 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। टॉपर के मार्क्स भी 96 मार्क्स थे। सो इसका मतलब तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाकी रह गई है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये स्ट्रैटेजी इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें और आप अपने मार्क्स को और बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो हम इसको 3 कैटेगरी में, आज की जो स्ट्रैटेजी है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी स्टूडेंट्स जो 20 to 40 मार्क्स के बीच में थे, मतलब जिनको 20 मार्क्स या 40 मार्क्स, बिलो 40 मार्क्स जिसको भी आया है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ। ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है। इनके ये जो भी 20-40 मार्क्स आए हैं ये बस ऐसे तुक्के से आए हैं, बाय फ्लुक, मतलब बोलते हैं ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये मार्क्स आए हैं। सो दिस मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड टेक्स्ट बुक। आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन रीड करना पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो उठाकर देख लो, सारी स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि पहले आपका थियोरी पक्का होना चाहिए। और सीईटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको सिर्फ महाराष्ट्र सिलेबस पढ़ना है, ना एनसीईआरटी पढ़ना है ना कोई और, सिर्फ महाराष्ट्र सिलेबस। सो आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है जिनके मार्क्स कम आए हैं और जो सीरियसली सीईटी एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। सो यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक। कम से कम टॉपर्स जो हैं उनका टेक्स्ट बुक कम से कम, टॉपर्स का कितनी बार रीड करके हो गया है पता है? 5 to 6 टाइम वो लोग ऑलरेडी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर चुके हैं। 5 to 6 टाइम्स उनका रीडिंग खत्म हो चुका है। सो जो बच्चे अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, देखो कोई बुरी बात नहीं है कम मार्क्स आना, इट्स ओके, सबके साथ होता है। फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम होगा, इट्स ओके। नर्वसनेस की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, वेबसाइट इशू की वजह से कभी कभी नर्वसनेस आ जाती है। सो ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोग कर नहीं सकते, आप लोग कर सकते हो, मुझे ट्रस्ट है, मेरे सब बच्चे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। सो अगर आपने एग्जाम के टेंशन में आके या एग्जाम होगा या नहीं होगा इस चक्कर में पढ़ाई करना छोड़ दिया था, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहले टेक्स्ट बुक उठाओ और टेक्स्ट बुक का रीड करना स्टार्ट कर दो। टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ साथ आप डेली आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व 20 to 25 MCQs ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। यू हैव टू डेली सॉल्व 20 to 25 MCQs ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपका धीरे धीरे करके एनालिसिस पावर बढ़ेगा, धीरे धीरे करके टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, आपने अगर 20 से 40 मार्क्स लाए हैं तो आप एकदम पानी में नीचे हो, आप डूबे हुए हो, आपको तैर के ऊपर आना पड़ेगा। सो प्लीज मेहनत करायला स्टार्ट करा, टेक्स्ट बुक वाचा। टेक्स्ट बुक पढ़े बिना आप कोई भी प्रैक्टिस बुक सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे फिर वो युवा भारती हो या कोई भी डीपीपी की बुक हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपका टेक्सचुअल कंटेंट अच्छा नहीं है तो। क्योंकि याद रखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चंस जो है, इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से 70% क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होते हैं। अभी अगर तुमको मैं पूछूंगी कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है। श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था, इतना हमको पता है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए। मेंडल ने जो पी प्लांट यूज किया था, उस पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स थे? 7 कैरेक्टर्स थे। ये सारी याद रखने वाली चीजें, ये सारी याद रखने वाली चीजें। तो टेक्स्ट बुक थ्योरी आप रीड करोगे तो आपको ये सारी चीजें
याद रखेंगे। याद रखो बायोलॉजी में 70% क्वेश्चंस थियोरी होते हैं और 30% क्वेश्चन एनालिटिकल बेसिस होते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं सीईटी में, और एनालिटिकल क्वेश्चन 30% होते हैं। सो प्लीज अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो तो एनालिसिस भी आपको अपने आप आ जाएगा। सो यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक डेली, यू हैव टू डू डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस, एंड उसके साथ साथ आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम इसलिए मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन में एक चैप्टर रीड करो एक बार तो आपको सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो चैप्टर 10 बार 15 बार रीड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको याद होगा कि हाँ हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम क्या है, और बायोटेक्नोलॉजी में कौन से क्रॉप्स बायो मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। ये सारी चीजें आपको बार बार रीड करने से ही याद होंगी। सो रीड 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 रीड, that is only your mantra. Read, repeat, read, repeat, read, practice, repeat, read, practice, repeat. This is the only mantra for these students. Okay? फिर नेक्स्ट स्टूडेंट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों को 40 to 60 मार्क्स आए थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब जब मन किया तब पढ़ा, जब मन किया तब नहीं पढ़ा। उनकी ट्रैक थोड़ी सी अपने मतलब उनका जो फोकस है वो ट्रैक से थोड़ा सा निकल गया था, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने सारे डिसीजंस आ रहे हैं, आप लोग अपने बोर्ड्स को लेकर परेशान हो। आई अंडरस्टैंड दिस, बट यू हैव टू थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म सोचो, आपने क्यों साइंस लिया, आपको क्यों फार्मेसी करना है, आपको क्यों एंट्रेंस एग्जाम देना है। फार्मेसी नहीं भी करना है तो आगे जाके बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, आईसर, IISc, कितने एंट्रेंस एग्जाम है, और ये उसका बेस है। 11th और 12th आपका बेस है। सो आप लोग अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो अपने पेरेंट्स का चेहरा देखो, अपने अंदर की बुझी हुई आग को जलाओ कि मैंने क्यों साइंस लिया था, व्हाई डू आई वांट टू स्टडी, व्हाई डू आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। थिंक फॉर द रीजन, थिंक व्हाई। ये व्हाई आप भूल चुके हो, आप अपने दिमाग से भूल गए हो कि मुझे क्यों पढ़ना था। आपको लग रहा है जैसे 10th वाले प्रमोट हो गए वैसे 12th वाले भी प्रमोट हो जाएंगे। चलो बोर्ड्स में तो प्रमोट हो जाओगे अगर डिसीजन आया तो, लेकिन एंट्रेंस तो होने वाला है, इसका 100% गारंटी है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा, चाहे नोव्हेंबर में हो, चाहे डिसेंबर में हो, चाहे ऑगस्ट में हो। एंट्रन्स एक्झाम होतीलच, ह्याचं दुसरं काहीच पर्याय नाहीये। आणि एंट्रन्स एक्झामसाठी बोर्ड्स पेक्षा जास्त मेहनत करावी लागते। एंट्रेंस के लिए बोर्ड से ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बच्चे ये मिडिल कैटेगरी में आ रहे हैं, एवरेज कैटेगरी में आ रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जो बच्चा 50% लाता था, मेहनत करके वो बच्चा 99% पे जाता है। सो इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग कंसिस्टेंसी। आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोग एकदम वीक कैटेगरी के हो, आप लोग एकदम वीक, कोई वीक नहीं होता है, सब स्ट्रांग होते हैं। सबको बस ये रीजन पता होना चाहिए कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। सो आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब आपको रोज डेली टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। अपने आप को टारगेट दो कि आज मुझे ये टॉपिक 3 बार रीड करके इसके सम सॉल्व करने हैं, मुझे इतने टाइम में इतना सम सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू होता है कि उनको कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन उनके पास टाइम कम पड़ जाता है। सो ऐसा मत करो, टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे होगी? जितनी ज्यादा आप सम सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा, मोर प्रैक्टिस मोर टाइम मैनेजमेंट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। और ये स्टूडेंट्स के साथ जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आप जो बीच के मीडियोकर स्टूडेंट्स हो 40 to 60%, आपको और अगर मार्क्स लाना है तो आप सबसे पहले एक गलती करना बंद कर दो। आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग डायरेक्ट ऑप्शंस को देखते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है सब सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब सब्जेक्ट का सबसे बड़ा गलती है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन नहीं देखने का, ऑप्शंस के ऊपर हाथ रखने का और याद करना होता है कि मुझे क्या, मैंने इस थियोरी में क्या पढ़ा था, मैंने पोलन ग्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, मैंने PCR टेक्निक के 3 स्टेप्स क्या पढ़े थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन क्या पढ़ा था। तो ऐसे पहले अपना कॉन्सेप्ट याद करो और फिर ऑप्शंस देखो, तो आपको आपका आंसर डायरेक्ट मिलेगा। जब आप ऑप्शन पढ़ते हो ना तो यूजुअली क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से समझो 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज किधर हो जाते हो? बाकी के 2 ऑप्शंस में। ये बी आंसर हो सकता है कि डी आंसर हो सकता है। ये एक रैंडम एग्जाम्पल है, मतलब आप 50-50% में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी रीड करनी पड़ेगी। अगर आप 50-50% में अटक रहे हो,
मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन परफेक्टली नहीं पता है। सो अपनी थ्योरी को परफेक्ट करो, अपनी रीडिंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना रीडिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। आपका थ्योरी कच्चा है इसीलिए आप बीच में अटक रहे हो। आप पूछते हो ना मैम मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरा 80 आया लेकिन मुझे 90 लाना है, मेरा 50 आया लेकिन मुझे 80 लाना है, तो दिस इज वेयर यू आर लैकिंग। आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो। आज मूड किया तो पढ़ा, अरे आज मूड ना है जाओ दे उद्या करूया, ऐसा मत करो, ये एटीट्यूड मत रखो। प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद करो, मतलब कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, आपका कल कभी आएगा ही नहीं। Please don't do this. Be consistent in your work. Practice daily. Practice more and more questions. Challenge yourself. चाहे नीट, जेई, जेम्स, जो भी आपका प्रिपरेशन का जो भी क्राइटेरिया, प्लीज प्रैक्टिस एंड प्लीज बी परफेक्ट इन योर थियोरी। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और अगर आप थियोरी को लेकर एकदम श्योर हो तो ही आप ये एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने ये पेपर एकदम मीडियम लेवल का सेट किया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल था, तो भी कितने सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप लोग 50-50% में लटक गए, अक्कड़ बक्कड़ करके आप लोगों ने मार्क्स लाया है। ऐसा मत करो, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। विंड पॉलिनेशन किस में होता है, वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या मिलता है, कितने पोलन ग्रेन मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए और उसको याद रखने के लिए आपको थ्योरी परफेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये आंसर ढूंढो कि आपने ये पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था। आपको अगर आपका रीजन मिल जाएगा ना कि आपको क्यों लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आप अपने आप मेहनत करना वापस स्टार्ट कर दोगे। और अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 60 to 80 के कैटेगरी में आए हैं। 60 to 80 का कैटेगरी इज गुड, ओके, ये बहुत ज्यादा खराब नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट अभी भी नीडेड है, इंप्रूवमेंट इज स्टिल नीडेड। और ये वो बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आके रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है। ये गलत है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। तुम लोग कॉन्फिडेंस में आके पढ़ाई करना छोड़ देते हो, रिविजन करना छोड़ देते हो और फिर गलत आंसर मार्क करके आ जाते हो। ऐसा मत करो, इंप्रूवमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रीड करो। अभी भी आपका थ्योरी रीड नहीं हुआ है, रीड, थ्योरी को रीड करो, जितना हो सके उतना अपने थ्योरी में परफेक्शन लेकर आओ, जितना हो सके उतना एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको अभी भी पता नहीं है कौन से पर्टिकुलर जेनेटिक क्रॉप्स का क्या एग्जांपल आएगा, आपको एग्जांपल्स याद नहीं है, आपकी थ्योरी कच्ची है, आपका एनालिसिस कच्चा है, आप टाइम कम दे रहे हो, आप लेजी हो जा रहे हो। स्टॉप बीइंग लेजी, आप लेजी हो गए हो, सो लेजी मत हो। लास्ट मोमेंट में 1 महीने में पढ़ के आप बोर्ड्स पास कर सकते हो लेकिन 1 महीने में पढ़ के आप एंट्रेंस नहीं दे सकते। अभी भी आपके पास टाइम है। ये मई मंथ आज खत्म हो रहा है, मतलब मई मंथ खत्म है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हैं आपके पास। सितंबर में अगर नीट हुआ तो 3 महीने हैं, अगर अगस्त में हुआ तो 2 महीने, अभी सॉरी सीईटी, अभी सीईटी का डेट नहीं आया है। सो 2 से 2.5 महीने, 3 महीने तो आप पकड़ के ही चलो, मतलब यू स्टिल हैव 90 डेज। और 90 डेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का 15 चैप्टर अगर पकड़ के चलो तो कितना 45 चैप्टर्स आपको करना है। 90 डेज में 45 चैप्टर्स अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ चुके हो तो आपको सीईटी के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दिन में 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करो, थोड़ा टाइम बोर्ड्स, थोड़ा टाइम सीईटी, थोड़ा टाइम आपका डीपीपी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शंस को पहले मत देखो, थ्योरी पक्की करो, एनालिसिस सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम मैनेजमेंट करो। तो यहाँ पे आपका ओवर कॉन्फिडेंट आपके भारी पड़ गया। ओवर कॉन्फिडेंट मत दिखाओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जब क्वेश्चन लंबा रहता है, लेंदी क्वेश्चन रहता है, तो उस क्वेश्चन को देख के डर नहीं जाने का, उसको पहले पढ़ने का। अगर एक बार में समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उसको रिव्यू के लिए मार्क करो, उसको लास्ट में सॉल्व करो एकदम शांत दिमाग से। पहले जिस क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंट हो पहले वो क्वेश्चन करो, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखो, लास्ट में एकदम शांत दिमाग में, क्योंकि लास्ट में अपने बॉडी में अचानक से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और हम अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं। सो हमारी बॉडी में अलग ही एनर्जी आ जाती है, तो तब बड़े बड़े क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होते हैं। सो प्लीज अपना स्ट्रैटेजी खुद ढूंढो कि मुझे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहिए। आप अभी तक जो अपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हो वो वापस से फॉलो करना स्टार्ट करो। आपने पढ़ाई अगर रोक दी है देन स्टार्ट स्टडिंग अगेन। आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को लेजी होके काम नहीं बनेगा। आगे जाके लाइफ में 10 साल के बाद अगर आप
देखोगे तो आपके फ्रेंड्स आपसे आगे चले जाएंगे और आप पीछे ही रह जाओगे। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको खुद बता रही हूँ कि आप आईना देखो। क्या आप यही चाहते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओ या आप टॉप करना चाहते हो? एवरेज होना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सोचते बैठोगे कि मेरे को 90 मार्क्स आना चाहिए और मेहनत नहीं करोगे तो 90 क्या, आपका 30 भी नहीं आएगा। सो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको कितना % लाना है उसका टारगेट सेट करो और उससे डबल मेहनत करो, तो ही आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। और लास्ट में वो कैटेगरी आती है जिनके अबव 90 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। वेरी गुड, आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ यू ऑल। आप में बस एक चीज की कमी है, कमी नहीं बोलूंगी, बट यू नीड इंप्रूवमेंट। दिस इज नॉट द एंड। सबसे पहली बात, जिसका 90 मार्क्स से ज्यादा आया है, दिस इज नॉट द एंड। यह आपको समझना होगा, यह आपका एंड नहीं है। आप लोग अब सोचोगे अरे मेरा 90 मार्क्स आ गया, अब मैं पढ़ाई करना बंद कर देता हूं, मैं मस्ट टॉप करूंगा एग्जाम में। नो, असा एटीट्यूड नहीं चालणार। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू डू कंटिन्यूअस रीडिंग। आपको कंटिन्यूअस रीडिंग, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चालू रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस रीडिंग इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। आपको पढ़ाई चालू रखनी पड़ेगी। आप और ज्यादा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब आपकी थियोरी कच्ची है। अगर एक बार में आपको आंसर आ गया, मतलब आपका थियोरी पक्का है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एग्जाम में काम नहीं चलेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यू कैन डू इट। आई हैव फेथ इन यू। मुझे मेरे सब बच्चों पे भरोसा है। मेरे सब बच्चे टॉप कर सकते हैं, मेरे सब बच्चे अपना अपना गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन लेजी मत बनो। वेक अप। एक ही चीज बोलना चाहूंगी मैं, वेक अप। सबको अपनी नींद से जागने की जरूरत है। उठ जाओ। अगर अभी तक आप सो रहे हो तो उठ जाओ। आपको पता चल चुका है कि आप महाराष्ट्र में कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो, आपका रैंकिंग क्या है। सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में आपकी हालत ऐसी है। सोचो आप लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करने वाले हो। सो प्लीज think like that and start preparing yourself. Please start studying, please start reading, and please start practicing more and more. So that's it. Thank you. All the best. See you soon.